नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इधर हाल के वर्षों में देश के अन्य हिस्सों में और अगर मैं बिहार सेंट्रिक बात करूं तो बिहार में सरकारी अधिकारियों इंक्लूडिंग आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, अन्य पुलिस अधिकारी, अन्य सिविल अधिकारी जिसमें ब्लॉक लेवल, अनुमंडल और जिला लेवल के अधिकारी पर हमले की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। भीड़ के द्वारा सरकारी कर्मियों को पीट देना, कई बार उनकी हत्या कर देना, कानून को लागू करने जा रहे पुलिस बल या मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारियों पर हमले हो जाना, उसको बेइज्जत कर देना, उसकी पिटाई कर देना, यह अब लगभग आम बात हो गई है। लेकिन उसके बाद यह ट्रेंड बिल्कुल चेंज हुआ और इसमें एक नया आयाम जुड़ गया और वो आयाम अब यह है कि अब यह वारदात मंत्रियों के साथ होना भी शुरू हो गया। बिहार में दो घटना बड़ा लाइमलाइट में आ गया है, जिसमें एक घटना में मंगल पांडे को बिल्कुल दौड़ा कर उनको भगाया गया। उनके शायद पता नहीं, कुछ मीडिया में कह रहा है धक्का मुक्की की गई, बाहर जो भी वो जान बचा के भागे। श्रवण कुमार को उनके गृह जिले में, जहाँ के जिस जिले से वो मंत्री है, नालंदा जिला में हिलसा, जहाँ उनके जाति का बोलबाला है, वहाँ उनके साथ मारपीट की घटना हो गई। उनको बेइज्जत किया, वो जान बचा के भागे। अभी एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भिंड के कलेक्टर्स, संभवतः मध्य प्रदेश में भिंड के कलेक्टर के साथ वहां के सांसद ने लपड़ थप्पड़ कर दिया। बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। समझा दे, हमसे चोरी नहीं चलने दूंगा। ये वारदात क्यों बढ़ी है और इसके क्या दूरगामी परिणाम है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आने वाले दिन में, इसके क्या कारण रहे, आइए इस पर एक विवेचना करते हैं। यह विवेचना मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह लोकतंत्रीय व्यवस्था में, जहां जिस देश में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ सिंक में है, जहाँ का एक लिखित संविधान है, जहाँ रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, तो ऐसी घटनाएं किस ओर इशारा कर रही है? एब्रेशन कहाँ है, गलती कहाँ है, और क्या इस दिशा में कोई सुधार हो रहा है? क्या सरकार के संज्ञान में है, कोर्ट के संज्ञान में है, या अन्य पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के संज्ञान में है, या इसको ये लोग सामान्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मान करके खारिज कर देते हैं? आए दिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मीडिया में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें, या सोसाइटी के अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, वह एक बारगी से एक जस्टिफिकेशन दे करके खारिज कर देते हैं कि यह आम लोगों का पुलिस प्रशासन और सरकार के प्रति गुस्से का प्रकटीकरण है। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एंगर ऑफ पीपुल एट लार्ज अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पेंसेशन। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस पूरे घटना का, जिसको बोलते हैं कि वी आर ट्रिवियलाइजिंग द इशू। ये इशू उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। तो आइए आज बात करते हैं कैसे ये हुआ। क्या ये एक दिन की घटना है? कौन दोषी इसके लिए है? ये कहाँ जाके रुकेगा भी या नहीं रुकेगा? इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? मैं बहुत दूर नहीं जाता हूं, मैं आपसे बात उठाता हूं 1947 से, जब देश आजाद हुआ, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट की गए, इलेक्शन कमीशन हो, कोर्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक हमारा था, अंग्रेजों से हम लोगों ने लिया था, उसको हूबहू हम लोगों ने आर्टिकल 309 में उसको एडॉप्ट कर लिया, वो चलता रहा। और जो हमारा सीआरपीसी था वह 1860s का था, आईपीसी, सीआरपीसी और 1871 का इंडियन एविडेंस एक्ट था। मैं इसके लिए जो सबसे बड़ा एक जवाबदेह और जिम्मेवार कानूनी अमेंडमेंट को मानता हूं, इस घटना को और इस तरह के ट्रेंड जिसमें सरकारी इंस्टीट्यूशंस पर हमला कर देना, सरकारी अथॉरिटी, सरकारी प्राधिकार, सरकारी कानून पर हमला कर देना, कानून नहीं मानने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण डेट था या ईयर था 1973, जब हमारे देश में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के उद्देश्य से सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया, दंड प्रक्रिया संहिता। आपको पता है कि 73 के पहले, इस अमेंडमेंट के पहले
पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेने की शक्ति वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से यानी एसडीएम या डीएम वगैरह में होती। इसको सेपरेट करने के लिए वो लिया गया और ये पावर जुडिशरी को दे दिया गया। ऑफ कोर्स जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन पहले भी हो चुका था, डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके पावर्स बिल्कुल अलग थे, वो बहुत पहले से हो चुका था, ब्रिटिश के समय ही हो गया था। लेकिन एक रहा सहा एक जो अधिकार था, एक डेटरेंट था, एक कानून का जो इकबाल का एक प्रोविजन था, वो सीआरपीसी में था कॉग्निजेंस का। और उसको जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के नाम पर, हमारे जुडिशरी को बिल्कुल पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाने के नाम पर इस सीआरपीसी में अमेंडमेंट कर दिया गया। मैं इस तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानता हूं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अब यह साबित होने लगा है कि यह घटना और यह अमेंडमेंट बहुत डेंजरस था। इसने सिविल अथॉरिटी, जिसको आए दिन रोड पर रहना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जूता सिलाई से चंडी पाठ, वो सारा काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है। कोर्ट तो मैं यह डिस्कशन बिल्कुल इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य न तो किसी संस्था को डिनिग्रेट करना है, न उसके विरुद्ध कोई उसका अपमान करना है। मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँ। मेरे दृष्टिकोण से यह जो निर्णय हुआ सीआरपीसी के अमेंडमेंट का, ये बहुत डेंजरस निर्णय था और इसने सिविल अथॉरिटी के पावर को इरोड कर दिया। लेकिन कोई भी काम जो होता है उसका इम्पैक्ट आते आते समय लगता है। कानून में लाया गया यह परिवर्तन, इसके प्रभाव आते आते 10 साल 15 साल लग गए। इसके बाद मैं आता हूँ एक शब्द जिसने सिविल अथॉरिटी को बिल्कुल डेनिग्रेट कर दिया, उसको डिमिनिश कर दिया, उसके अथॉरिटी को डाइल्यूट किया, वो था जुडिशियल एक्टिविज्म। कहने को तो जुडिशियल एक्टिविज्म और ये इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ पीआईएल, जो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिट्स ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। 38 में सुप्रीम कोर्ट को है और फिर हाई कोर्ट को भी दूसरे आर्टिकल में दिया गया। लेकिन जब ये पीआईएल्स पढ़ने लगे तो मुझको स्मरण आता है, मैं उन दिनों जस्ट लगता है शायद नौकरी में आया था, बिहार में पहली घटना घटी जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर सिविल अथॉरिटी को जलील करने की, उसको बेइज्जत करने की। वो था जस्टिस बिमल चंद्र बसाक, यहाँ चीफ जस्टिस थे। समस्तीपुर में कलेक्टर हुआ करते थे केपी सिन्हा, कालिका प्रसाद सिन्हा, अगर मुझे ठीक से उनका नाम याद हो। उनको कोर्ट में ही अपीयर करने के लिए कहा गया, वो अपीयर हुए, उसके बाद उनको गिरफ्तार वहीं कर लिया गया और बहुत जलील किया गया। उस घटना ने पूरे राज्य में और अंततोगत्वा पूरे देश में एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई व्यक्ति नहीं होता। मैं ये उसको जस्टिफाई या अनजस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पर नहीं जा रहा हूँ। जिस तरीके से उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, वो केपी सिन्हा का ह्यूमिलिएशन नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इंस्टीट्यूशन का ह्यूमिलिएशन था। और उसने पूरे स्टेट में और बाद में देश में भी कलेक्टर के अथॉरिटी को बहुत डाइल्यूट कर दिया। और उसके बाद से तो मानो बाढ़ आ गई। आए दिन कोर्ट के द्वारा पदाधिकारियों को, सीनियर ऑफिसर्स को, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में बुलाना और वहाँ डेलिबरेटली वकील लोग बैठ जाते थे बेंच पर, उनको जगह नहीं दिया जाता था, वो खड़े रहते थे और उनको जलील किया जाने लगा। आप कपड़ा ठीक से नहीं पहने हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं, आपको कौन डीएम बना दिया, आपको कौन एसडीएम बना दिया। और ये सब याद रखिए, ये सब वर्बल इंटरैक्शंस होते थे, उसमें ऑर्डर में नहीं आते थे, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन बहुत खराब पड़ता था। और इसने धीरे धीरे कोर्ट के रूम से उन बातों को, बाद में फिर इसका लाइव टेलीकास्ट होने लगा, इसने जलील कर दिया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। मुझको एक और घटना याद है जिसके बारे में मैं जिक्र जरूर करूंगा, और वो ये कि के सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, बहुत ही ऑनेस्ट, अपराइट और बहुत नॉलेजेबल आदमी, लेकिन वो हैंडीकैप थे, वो विजुअली इम्पेयर्ड थे और फिजिकली भी इम्पेयर्ड थे, वो दिव्यांग थी। उनको कोर्ट में अपीयर कराया गया और वो, उनकी आंख बहुत खराब थी, तो बार बार आंख में दवाई डाला जाता था। जब वो दवाई डालते तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता था। मुझको स्मरण है, चीफ सेक्रेटरी को अपीयर कराया और उसमें कौन जस्टिस थे मुझे याद नहीं, उनको कहा गया कि मैं आपको जेल भेज दूंगा। वो बहुत गुस्सा गए और गुस्से में तमतमा गए और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि हमको कौन गिरफ्तार करता है, आई एम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिस स्टेट, कौन पुलिस हमको गिरफ्तार करने के लिए आएगा। बहरहाल ये घटनाएं जो हुई, इसने पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ब्यूरोक्रेसी और अंततोगत्वा गवर्नेंस को बहुत ही जलील कर दिया पब्लिक के नज़र में। उसका जो स्थान था, उसका जो इकबाल था, उसको डैमेज कर दिया। मुझे और एक और घटना याद है, पटना के एक चौराहे पर
एक मंदिर बन रहा था अवैध जमीन पर, मैंने जमीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसको तोड़ने का आदेश दिया, वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में उसको हटाया जा रहा। पटना हाई कोर्ट के उस वक्त कोई जज थे, मुझको याद नहीं है, मैं छोटा ही मैंने तैयारी कर रहा था। वो आए और कार के बोनट पर उन्होंने कोर्ट लगाया और उसको स्टे कर दिया। उस घटना ने पटना ने और बाद में पूरे बिहार में रोड पर मंदिर इंक्रोच करके बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया, समझिए। फिर सब डर खत्म हो गया, जिसको जहां मन में आया मंदिर बनाना शुरू कर दिया। और आज क्या स्थिति आपको मालूम? NHI के एक रिपोर्ट में बताया गया कि उन लोगों को कुछ किलोमीटर दूर रोड बनाने में सैकड़ों मंदिर को डिसलोकेट करना पड़ा। और आज इस देश में, इस राज्य में एक भयानक समस्या हो गया है। सड़क चौड़ीकरण हो चाहे कोई और स्कीम का निर्माण हो, मंदिर का निर्माण कहीं बन जाता है। तो ये जो फ्रीक्वेंट अपीयरेंसेस होना शुरू हुआ जुडिशरी के सामने, तब हार पार करके स्वयं सुप्रीम कोर्ट को एक इंटरवेंशन करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यू कैन नॉट कॉल द ऑफिसर एट द ड्रॉप ऑफ योर हैट। मिस्टर गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके कोई केस है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप सबको नहीं बुला सकते। लेकिन उसके बावजूद ये ट्रेंड अभी तक चल रहा है और आप सब लोग को पता है। मुझको याद है, मैं अभी जॉब में ही था, तो चीफ सेक्रेटरी सहित सभी विभागों के सेक्रेटरी को तो 3 साल पहले ये घटना है कोर्ट में बुला करके जलील करना शुरू किया। तो ये जो, मैं अगेन मेरिट पर नहीं जा रहा हूँ, तो इसने बहुत बर्बाद किया पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी। अब आइए तीसरी चीज, IAS IPS ऑफिसर और स्पेशली जिले में DM SSPs को एक बीमारी लगनी शुरू हो गई। ये सारा काम 90 2005 वगैरह के बाद शुरू हुआ। मैं इसी में बताते चलूं कि जब लालू जी आए सरकार में 90 में, तो सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। इट वाज ए फेनोमेना। लालू यादव इज ए फेनोमेना। उन्होंने सामाजिक न्याय के अप्रतिम काम किए और एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता, खास करके गरीब लोगों के बीच की दूरी को उन्होंने बहुत पाट दिया। लेकिन होता है ना कि कोई भी सोशल फॉर्मेशन, कोई भी सोशल प्रोसेस में जब एक्सट्रीम होने लगता है तो उसका एब्रेशन, उसके विभत्स रूप नजर आने लगता है। और लालू जी के बाद के कार्यकाल में, स्पेशली 2000 वगैरह के बाद, जिस तरीके से वो पब्लिकली अधिकारियों को ह्यूमिलिएट करना शुरू किए, सभाओं में, मीटिंग्स में। मुझको याद है एक मीटिंग चल रही थी, उसमें किसी जिले के DM का आंख खराब था, तो चश्मा लगा के बार बार रिपोर्ट पढ़ रहे थे। तो बोले चीफ सेक्रेटरी को, इसको कौन DM बना दिया, इसको तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जो वारदात हैं, इसने भी कंट्रीब्यूट किया इस प्रोसेस में, जिसमें सिविल अथॉरिटी और गवर्नेंस और शासन प्रशासन को जलील करने की प्रक्रिया में तेजी लाई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये खास करके 2005 के बाद एक और ट्रेंड चला, जब नीतीश कुमार आए और कथित रूप से इन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। तो इसके बाद इसमें तेजी ये आई कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स के लिए, प्रशासनिक चूक के लिए, कोई डिपार्टमेंटल गलती हुई है उसके लिए, और उसके लिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का प्रावधान ऑलरेडी है। CCA रूल्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स हैं, सब है। लेकिन कुछ जो खैरखा और काबिल भरने वाले DM कमिश्नर और SSP वगैरह थे, उन लोगों ने ऐसे मामलों में भी FIR करना शुरू कर दिया। जबकि CRPC के सेक्शन 197 में इसका प्रोटेक्शन था कि बगैर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के परमिशन के आप FIR नहीं कर सकते। लेकिन इसकी धज्जियां उड़ी 2005 के बाद तेजी। उसके पहले भी ये घटना थी, मुझको याद है, जमशेदपुर वगैरह में 1-2 DC थे, कोई गलती हुई मीटिंग में, इस पर FIR दर्ज कर दो, जबकि वो प्रोटेक्शन था। BNS में भी किया गया, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 218 में इसका प्रोटेक्शन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स में एक डिसीजन दे दिया कि साहब करप्शन जो है वो ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं आता है, इसलिए उसमें सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हकीकत ये है कि कोई भी DM अपने मातहत किसी भी अधिकारी पर FIR दर्ज करता। धीरे धीरे ये ट्रेंड हुआ और पुलिस अधिकारियों ने भी अपने ही अथॉरिटी से उस पर FIR करना शुरू कर दिया। तो शुरू में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन आपने प्रक्रिया का अगर पालन नहीं किया है, कानून को बाईपास किया है, तो अंततोगत्वा आप ही के ऊपर वो आएगा और आना शुरू हो गया। और ऐसे बिहार में न जाने कितने मुकदमे हुए, मैं बिहार सेंटर की बात कर रहा हूँ। तो इसने सिविल अथॉरिटी को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत डैमेज किया, इसके इकबाल को बहुत डैमेज किया। मुझको एक घटना याद आता है जो मैं बता दूं। ये घटना मोतिहारी की है।
मैं उन दिनों नेपाल के बॉर्डर पर एक अनुमंडल वहीं पोस्टेड था, नाम लेना उचित नहीं होगा। वहाँ के डीएम बहुत खैरखा बन रहे पर उन्होंने एक वीडियो पर एफआईआर करने का फाइल पर ऑर्डर किया। मैंने प्रोटेस्ट किया। मैंने उनको बताया कि गवर्नेंस के 3 टियर होते हैं, प्रखंड है, अनुमंडल है, डिस्ट्रिक्ट है और फिर फाइनल ऊपर में। और ये जो लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं ये बेसिकली दीवार है। अगर इस दीवार को आप तोड़िएगा तो फिर झटका आपको डायरेक्ट लग जाएगा। और वही हुआ भी। उन्होंने एफआईआर कर दिया वाहवाही में उस वीडियो पर। और उसके लगता है कि 2 ही 3 महीने के अंदर शहर में एक बवाल हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू हुआ। डीएम एसपी गए वहाँ। जब भीड़ ने हमला किया तो डीएम एसपी साहब तो भाग गए और डीएम साहब पकड़ा गया और उनको थूर दिया, पकड़ के नाक मुंह सब चूर दिया, गाड़ी चूर दिया, फिर गाड़ी को टांग के लाएगा। आप सोच लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी चौराहे पर तोड़ फोड़ कर दी गई, कुछ दिया गया, डीएम साहब के साथ मारपीट किया गया, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो खत्म हो गया और बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। ये घटना मैं बता रहा हूं, ये नीतीश कुमार के सरकार के आने की पहले की घटना है। तो ये सारी घटनाओं ने बहुत डैमेज किया। जहां पर अब अच्छा मजेदार है कि आईएएस लोगों को लगता था कि नीचे एफआईआर होता तो बड़ा खुश होता था कि हम तो जिला में बैठे हुए हैं, और इसकी परिणति ये हुई कि जब वो टूटा तो फिर अपने पिटाने लगे। अब तो देख रहे हैं, रोज पिटा रहा है, रोज बेइज्जत हो रहा है। इसी क्रम में जो 5वां सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि डेमोक्रेटाइजेशन के नाम पर सरकार ने जितनी कमेटियां बना दी है, कुछ तो इलेक्टेड और कुछ नॉमिनेटेड, वो पंचायत से लेकर के अर्बन लोकल बॉडीज तक, 20 सूत्री से लेके दिशा तक, परामर्शदात्री से लेके न जाने कितनी कमेटियां बन गई। अच्छा मजेदार बात यह है, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ। संविधान में संशोधन के उपरांत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अस्तित्व में आए, नगर निकाय इंस्टीट्यूशंस अस्तित्व में आए। तो अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और शहर में सफाई नहीं हुई तो कोई अथॉरिटी मेयर से या उसके नगर परिषद या नगर पंचायत के अध्यक्ष से नहीं पूछता है, वो तो डीएम के मीटिंग में भी नहीं जाता है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जलील होता है। तो जब आप चुनाव जीत करके आए तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो मेरे कहने का मतलब है कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कौन नहीं जान रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की क्या स्थिति हो गई है। चाहे वो पंचायत समिति की बैठक हो, जिला परिषद की बैठक हो, हर सट्टे से वहाँ बीडीओ डीडीसी वगैरह जलील होते रहता है। पंचायत सचिव का तो खैर कोई औकात ही नहीं है, बेचारा वो तो 32 दांत के बीच में एक जीभ है। आपने अभी हाल में देखा कि जिस तरीके से एक विधायक ने पंचायत सचिव को माने गाली गलौज किया, जूता से मारेंगे, ये सब उसी का कोरोलरी है। उसको आप आइसोलेटेड इंसिडेंट्स मत देखिए। इतने कमिटीज बनाए गए विधानसभा में, पर्पस क्या था, हुआ क्या? पर्पस विधानसभा की कमेटी अध्ययन के लिए जाती है। किसने देखा वो अध्ययन करते हुए उसको? वहाँ क्या होता है सर्किट हाउस में नहीं पता है। आप जाके पता कर लीजिए कि जितनी विधानसभा की कमेटियां आती है, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, तो वहाँ क्या होता है। विधानसभा में जितनी तरह की कमेटियां बनी है उसमें क्या होता है, हम लोगों ने तो देखा है। तो पर्पस क्या था, हुआ क्या? तो खत्म होना शुरू हुआ। इसके बाद नीतीश जी के शासनकाल में एक और दौर आया और इनके समय एक और स्टाइल डेवलप किया यात्रा का। और इस दौर में मिनिस्टर्स को जिले का प्रभारी मंत्री बनाने का और पब्लिकली ऑफिसर्स को ह्यूमिलिएट करने को वाहवाही माना जाने लगा। वाह क्या बात है, इसको तो हमारे मंत्री जी बड़ा पावरफुल है। डीडीओ को डीडीसी को एसडीओ डीएम को जो डांटे, पब्लिक भी वैसे ही खुश होना शुरू हुआ। लेकिन इन नादान और नासमझ मंत्रियों को यह समझ में नहीं आया कि वो अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहा था और जिसकी परिणति अब शुरू हो गई। इसमें 7वां और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो था विजिलेंस की ट्रैपिंग। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप में विजिलेंस पकड़ती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे खेल हुए जो पब्लिसिटी के लिए ज्यादा और सुधार के लिए कम थे। मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता। पहली घटना हुई और उसको हमको याद है बिल्कुल। नीतीश कुमार को किसी ने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट को पकड़ने से 4-5 हजार वोट बढ़ जाता है। तो नीचे वाले तो पकड़ा ही रहे थे, उन्होंने कहा कि एक डीएम को पकड़ा जाए तो एकदम खलबली मच जाएगा। तो जो डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस है उन लोगों ने कहा कि सारी तो मेरे ऊपर प्रहार हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, प्रमोटी आईएएस को पकड़िए। उसमें हेमचंद्र झा मधेपुरा के डीएम थे। राज्य में एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज को भी आना था, तो डिस्ट्रिक्ट जज और डीएम दोनों साथ आ रहे थे गाड़ी से। मुझको याद है गांधी सेतु पर उनको इंटरसेप्ट करके
और उनको पकड़ लिया गया। उनकी गाड़ी में कुछ पैसा मिला जो बाद में साबित नहीं हो सका, और वो पता हुआ वो पैसा उनके बेटे का, तो कोई बहुत बड़ी राशि भी नहीं। जलील किया गया, थाने में बैठाया गया, टीवी मीडिया एकदम ब्रेकिंग न्यूज शुरू करा दिया। मजा तो आया उस वक्त, लेकिन वैसा करके आपने कलेक्टर के इंस्टीट्यूशंस को ही ध्वस्त कर दिया। हाईकोर्ट में वो आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, और उसी जलालत भरी जिंदगी से वो सेवानिवृत्त हो गए। पता नहीं, मुझको मालूम नहीं कि वो जिंदा या नहीं है, लेकिन वो जलील हो गए। पकड़ाने वाला तो न्यूज इतना बड़ा छपा, और रिहा होने वाला न्यूज पता नहीं छपा या नहीं छपा, ये मुझको नहीं पता। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे कैसे आपने 75 से कैसे कैसे पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, इंक्लूडिंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे हरास हुआ। इसके बाद एक और 8वां कारण में आप यूं समझ सकते हैं कि इतने पॉपुलर स्कीम्स लाए गए बेसिर पैर का, ठीक है, उसके वेलफेयर स्कीम्स में कहीं हम डिनाई नहीं कर सकते। रोड जाम, मर गया एक्सीडेंट में, रोड जाम कर रहा, उसको पैसा दे दीजिए इनवेरिएबली। फिर धीरे धीरे एक स्कीम ला दिया गया। मैं बताता हूं कि एक जिले का नाम नहीं बताऊंगा, उस जिले में जब मैं जांच किया तो पाया कि वहाँ एक टेंडेंसी डेवलप कर गई थी कि एक पर्टिकुलर रोड पर पर्टिकुलर टाइम में, रात में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होकर मर जा रहा है, उसको फिर 5 लाख रुपया मिल रहा है। तो जब जांच किए तो पाए कि कुछ लोग उस इलाके में, बूढ़ा बूढ़ी जो इनवैलिड हो गया फैमिली में, उसको रात में टहलाने के लिए लाता था, रोड पर ट्रक के आगे फेंक देता, तो दब के मर जाता, तो उसको 5 लाख रुपया मिल। कि जो रोड जाम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, शुरू में तो बहुत मजा आया, बाद में आफत अब ये हो गई है कि अब अगर मर्डर हो गया, रोड पर एक्सीडेंट से मारा गया, और उसमें अगर सरकारी गाड़ी मिल गया तो मंत्री को हो चाहे किसी को, उसको छुड़ाना बिल्कुल अवश्यंभावी है। लोग, हमने देखा है मंत्री को भागते हुए देखा है। तो शुरू में तो बहुत मजा आया आपको अथॉरिटी को और इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने में। तो ये पॉपुलर स्कीम्स ने बहुत डैमेज किया, और ये लोगों में एक बात चली गई कि रोड जाम करने से पैसा मिलता है, तो रोड जाम करिए, पैसा मिली। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जाइए, आज आपकी गाड़ी पर हमला होता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई डर नहीं। रोड जाम, अटैक ऑन ब्यूरोक्रेसी क्रम में आपने देखा ना कि कैसे कृष्णैया साहब मारे गए, और जिसको सजा वो इसको नीतीश कुमार जेल मैनुअल में संशोधन करके बाहर निकाल दिया। तो क्या मैसेज जाता है? कुछ नहीं होगा, करिए ना, पीट दीजिए, क्या होगा? और सही में कुछ नहीं होता है। अब इसको ऐसा समझिए कि इन सारे ट्रेंड ने क्या किया कि धीरे धीरे हमारे जनमानस, हमारे पब्लिक को, जो पूरा सिविल सोसाइटी है, उसको लॉ डिफाइंग क्राउड में बदल दिया। हमारा जो सिविल सोसाइटी है वह अब कानून को न मानने वाले भीड़ के रूप में धीरे धीरे तब्दील होना शुरू हो गया। और इसका तो होना ही था, वो एस्केलेट किया। पहले ब्लॉक के लोग पिटाए, अनुमंडल के लोग पिटाए, उसका जिला में डीएम, एसपी वगैरह पिटाना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स पिटाना शुरू किए, फिर प्रमंडल का तो कोई रोल है नहीं, इसलिए वो बचा हुआ है। उसके बाद अब मिनिस्टर पिटाना शुरू, आप देख लीजिए 2 मंत्री पिटा चुका है, और ये ट्रेंड बहुत खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक शंका जाहिर कर रहा हूं कि आप देख लीजिएगा कि आने वाले 2, 4, 5, 7 साल में ये जो क्राउड, जिसको हम लोगों ने एक कानून को डिफाई करने वाले भीड़ में तब्दील कर दिया, ये अगर घुस करके सचिवालय में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और सीनियर अधिकारियों को पीट दिया, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये बढ़ते बढ़ते कहीं सीएम के रेसिडेंस में चला जाए, और उसके बाद जो बाकी अथॉरिटी है, जुडिशियरी और बाकी, अगर उस पर भी हमला होना शुरू हो जाए, तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। यह एक अत्यंत ही घातक, अत्यंत ही चिंताजनक ट्रेंड है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 1973 से कर दी। और दुखद बात यह नहीं है कि यह ट्रेंड बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, दुखद बात यह है कि इस पर कोई चिंतन, कोई मनन नहीं हो रहा है कि कैसे हम भीड़ को, जिसको हम लोगों ने कानून तोड़ने वाली भीड़ में तब्दील कर दिया है सोसाइटी को, ये कैसे कंटेन। एक सबसे प्रभावी और सबसे टिकाऊ उपाय तो हो सकता था एजुकेशन, तो नेताओं ने तो इसको एक हथियार बना लिया कि अगर ज़्यादा एजुकेट कर दीजिएगा तो हमको वोट लेने में दिक्कत होगा, तो अनाज दे दो, पेंशन बढ़ा दो, कुछ कुछ देते रहो। और वो दे देकर हम लोगों ने पूरे सिविल सोसाइटी के एक बहुत बड़े हिस्से को पंगु बना दिया, अपंग बना दिया। अब वो जन्म लेने से पहले स्कीम है, पेट में बच्चा, उसका स्कीम बढ़ गया, उसके बाद स्कीम फिर आंगनबाड़ी में चला गया, फिर स्कूल में गया, फिर खिचड़ी खिलाइए,
किताब दीजिए, फिर वहां से आगे लाइए और सबको चौपट कर दिया। सबसे पहले अगर हम लोगों ने बहुत जल्द सिविल सोसाइटी को, समाज को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया, अगर हम लोगों ने उसको एजुकेट नहीं किया, तो जिस तरीके से ये भीड़ तंत्र, अनपढ़ भीड़ तंत्र या अधपका एजुकेटेड भीड़ तंत्र सड़कों पर आ रहा है, ये इस देश के तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, इवन प्रेस हो, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करने जा रहा है। समाज को, सरकार को उसको इस संबंध में सोचना पड़ेगा। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।